Good evening to all of you. Audible to all of you. Great, great. आई एम फाइन, थैंक यू, थैंक यू। आप लोग बताइए कैसी चल रही है तैयारी? इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, इवनिंग। ज्यादा लेट? अरे अभी तो 9 to ठीक है, फिर तो हम लोग, मुझे लगा थोड़ा लेट हो गए हम लोग। तो फॉर्म तो आना ही था भाई, फॉर्म तो तुम्हारा आया हुआ है, जब पता है 24 मई को पेपर है, तो फॉर्म तो एक फॉर्मेलिटी है। दैट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। भाई जिसका प्री अच्छा हो गया, जिसके नंबर 110 बन रहे हैं, उसे पता है मेंस होना है और प्री होना है, तो रिजल्ट तो एक फॉर्मेलिटी है ना, उसे तो मेंस की तैयारी शुरू करनी होगी। सो ये तो चलता रहता है। सर मैंने आपको मैसेज किया था एनवायरमेंट नोट्स से रिलेटेड। एनवायरमेंट नोट्स अपने दोस्तों से ले यार, मेरे पास जिसके नोट्स है मैं कैसे दे दूं वो? आस्क योर फ्रेंड्स। इन्होंने नोट्स बनाए हैं, इनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, वो इनसे लो भाई। आज सर को कहीं जाना था और मैं थोड़ा सा माइग्रेन से ग्रस्त था, तो ये मेरे लिए अच्छा हो गया कि सर को कहीं जाना है, मेडिसिन मेडिसिन लेके मैंने रेस्ट कर लिया, अब थोड़ा बेटर है, तो हमारी क्लास हो पा रही है। कोई फ्रेंड नहीं है प्लीज आप अरे पे करने का क्या मतलब है भाई, ये लोग क्या बेच थोड़ी रहे हैं नोट्स यार, क्या बात कर रहे हो यार? तुम्हें लग रहा है ये टेलीग्राम ग्रुप है जहां पे बेचा जाता है? तुम में से कौन है जो अपने नोट्स बेच रहा है भाई? हर्षवर्धन, नोट्स बेच रहे हो तुम? चलो, तो कौशल जी, कल देखते हैं, बात करके किसी से कोई अवेलेबिलिटी बनी तो देखते हैं तुम्हारा भाई। बाकी आप ज्यादा रिक्वेस्ट करोगे तो बेटर रहेगा भाई। मुझे नोट्स तो कई बच्चों ने भेजे हैं, लेकिन तुम लोग भेजते हो उसका ये मतलब थोड़ी है मैं उसे पब्लिक कर दूं। तुम्हारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो भाई, तुम्हारी मेहनत लगी है उसमें। करेक्ट। टॉपिक वाइज टेस्ट कहां से लगाएं, मतलब प्रैक्टिस टेस्ट की बात कर रहे हो? और एनवायरमेंट?
माइकोप्लाज्मा पीपीएल लोगो जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, मुझे इसका आइडिया नहीं है भाई, आप खुद ढूंढिए, मैं तो आज ही सुन रहा हूं तुम्हारे से ही। आई डोंट हैव एन आइडिया अबाउट दैट। देखो भाई, मैंने पढ़ा दिया है, तुमने नोट्स बना लिए, अब उन नोट्स को किससे शेयर करना है वो तुम्हारा चॉइस है। दैट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन माय परमिशन। आपके नोट्स आप जिस मर्जी को शेयर करो, नहीं करने मत करो, ये आपकी मर्जी है भाई। आई कैनॉट आस्क यू टू डू दैट। एक मिनट रुकिए भाई। ये अभी बाहर से आई है खेल के, इसको पता नहीं है। मतलब शी इज लेस देन 2.5 years, और शाम को मुझे कहती है पापा नीचे घूमने जाना है। मैंने कहा बेटा ठंड है, अभी नहीं जाना। तो शी सेड कि इतनी भी ठंड नहीं है। मैंने कहा इसको किसने सिखाया ये? बताइए। चलो भाई, नहीं नहीं, लगता है मम्मी ने, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये वीडियो वीडियो देखते हैं, रील्स उनमें देखते हैं ये लोग, ये जो वो राइम्स वाइम्स उनमें सब आता रहता है। चलिए कोई नहीं। सो लेट्स बिगिन विद द डिस्कशन। नाउ शी इज इनसाइड। तो भाई बाकी कोई कोर्स वोर्स नहीं आएगा भाई, हम दो ही लोग हैं, हम क्या पढ़ाएंगे, हमें आता ही नहीं इससे अलावा कुछ। यस, हमें नहीं आता भाई, और इसके अलावा कुछ भी। सर पॉलिटी गवर्नेंस पढ़ाएंगे, मैं साइंस टेक एनवायरनमेंट पढ़ाऊंगा बस। मेंस में वो एथिक्स ऐड कर लेंगे, मैं सिक्योरिटी डिजास्टर ऐड कर लूंगा, दैट्स इट। करेक्ट। I think now people they have joined. Let's get back to the discussion. एंथ्रो अलग चीज है, एंथ्रो तो होगा ही होगा यार, जीएस की बात हो रही है। कल कहां तक पढ़ा था भाई? I think plants we were discussing, and we discussed photorespiration, plant hormone, CAM, so C3 C4 CAM। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल है बट क्वेश्चंस बनने के पूरे चांसेस हैं भाई। ठीक है, तो उसी लीग में आगे बढ़ते हैं। लेट्स कंटिन्यू विद द फर्दर डिस्कशन। प्लांट्स की ही बात करते हैं अभी। देखो, प्लांट्स में क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट समथिंग टू बी डिस्कस्ड मच। पॉलिनेशन प्रोसेस है वो तो। वी आर मोर इंटरेस्टेड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो एक सब हेडिंग 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है यहां से। Asexual reproduction in plants, very basic things we should know। बस ये आज लास्ट क्लास है, कल से हम लोग एंटर कर जाएंगे दूसरे डोमेन में। तो ये मतलब कोर बायो की जो चीजें मैंने बतानी थी, आज को सेल की भी थोड़ी बात करेंगे। सेल वैसे हमने पढ़ा, बट सेल डिवीजन के एक बेसिक आइडिया रखेंगे। तो आज कोर बायो का लास्ट क्लास है। कल से जेनेटिक शुरू होगा विद बायोटेक, तो मतलब कल से हम टेक्नोलॉजी में एंटर कर रहे हैं, आप ये समझ लेना। ये मुझे बेसिक्स चाहिए थे 4 क्लासेस के। इसके बाद टुमारो विल एंटर इनटू जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। करेक्ट? तो दैट विल बी गोइंग टू बी देयर। और कल माथुर सर की क्लास होगी, तो हम अपने टाइम पे ही क्लास करते हैं। टुमारो आवर क्लास टाइमिंग्स विल बी 6 PM ओनली। करेक्ट? तो कल हम अपने टाइम पे ही मिलेंगे, कल की क्लास 6 बजे ही होगी। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब प्लांट्स की बात करें तो पहली तो ये चीज समझ लेना
कि asexual reproduction in plants does not mean it is always human induced. Naturally also plants, they have asexual reproduction present in that. So when we talk about asexual reproduction का देखो सीधा मतलब है, when we talk about sexual reproduction involvement of two parents, asexual reproduction only one parent is involved. Excuse me for a moment, I'm sorry, I have to take this. एक बार रुकिएगा. Okay, I'm sorry for that. So asexual reproduction basically जब हम बात करते हैं, so only one parent is involved in that. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो भाई दो पेरेंट हैं, मेल गैमेट कंबाइन होगा फीमेल गैमेट से, जाइगोट बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, भाई किशोर जी हिंदी में रिपीट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हिंदी मुझे नहीं पता यार, मैं नहीं बता पाऊंगा. सो ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व. अब वन पेरेंट इज इन्वॉल्व इसका मतलब है नो जाइगोट फॉर्मेशन. जाइगोट मेल और फीमेल गैमेट के कॉम्बिनेशन से होता है. अब यहां जब एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है तो जाइगोट कहां से बनेगा? इसका मतलब है देयर इज नो फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्ड. नो फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्ड. सो जाइगोट नहीं बनता, फर्टिलाइजेशन नहीं होता. करेक्ट. तो जब जाइगोट नहीं बन रहा, फर्टिलाइजेशन नहीं बन रहा, तो इसका मतलब है जो नई जनरेशन आएगी वो फर्स्ट जनरेशन की कॉपी होगी, क्लोन होगी. दैट मीन्स नेक्स्ट जनरेशन will be clone or copy of the first generation. Copy of the first generation. जब उसी से बन रहा है भाई तो फिर वो तो सेम ही रहेगा. जब दूसरे पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ द कैरेक्टर्स. जब मेल फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स मिक्सअप होंगे जाइगोट बनने में, देन ओनली वी कैन हैव द न्यू कैरेक्टर्स. अदरवाइज तो जब एक ही पेरेंट है तो कैरेक्टर्स चेंज होंगे नहीं. करेक्ट. सो जब एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है तो कोई चांस नहीं है कि नए कैरेक्टर्स आए. यहीं पे आपका क्लोन बनेगा, कॉपी बनेगी. अब जो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, नहीं ऐसा नहीं होता कि नो स्कोप ऑफ एवोल्यूशन. जैसे नेक्स्ट जनरेशन है, कोई क्लोन बना, कॉपी बना, लेकिन म्यूटेशंस तो अपना रोल प्ले कर सकती है ना. म्यूटेशंस तो किसी में भी हो सकती हैं भाई. अगर हम लोग जैसे जाइगोट फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद बनते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि हमारे जेनेटिक मैकेनिज्म में म्यूटेशन नहीं हो सकती. ऐसे ही जब वो सिंगल पेरेंट से बना हुआ इंडिविजुअल है उसमें म्यूटेशन तो हो ही सकती है. सो म्यूटेशंस कैन लीड टू एवोल्यूशनरी चेंजेस इन दीज. ये लो, कैन लीड टू एवोल्यूशनरी चेंजेस. ये लो भाई, ठीक है. तो बिल्कुल हो सकता है इसमें. अब जो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके नेचुरल मेथड्स हैं. नेचुरल मेथड्स हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आर्टिफिशियल मेथड्स हैं, मतलब जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं आर्टिफिशियल मेथड्स. सो वी कैन हैव द नेचुरल मेथड्स, वी कैन हैव द आर्टिफिशियल मेथड्स फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. करेक्ट. अब जो नेचुरल मेथड है उसमें जैसे एक बड़ा फेमस है बडिंग, जिसमें जो बर्ड्स होते हैं
बड्स होते हैं, ट्यूबर्स होते हैं। ये बेसिकली किसी सरफेस की एक्सटेंशन होती है, जैसे स्टेम से इमर्ज हो गया। सो बड्स और ट्यूबर्स होते हैं। ये जो बड्स एंड ट्यूबर्स होते हैं, जैसे बड सबसे ज्यादा स्टेम सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। लेट्स से ये स्टेम है, ये ग्राउंड है, इसके बाद ये रूट्स है, तो यहां से एक बड निकलेगा, इमर्ज होगा, और ये जाके फिर यहां से नया प्लांट बनना शुरू हो जाएगा। लाइक दैट इट हैपेंस। तो स्टेम सरफेस पे ये होते हैं, करेक्ट। तो बर्ड्स हैं, ट्यूबर्स हैं, इनसे नया प्लांट ग्रो करता है। तो पहला बडिंग है, जैसे बडिंग इज देयर। सो बडिंग नेचुरली भी काम कर रहा है, बडिंग का इस्तेमाल हम लोग भी करते हैं। चलो वो बात की बात, इधर आते हैं पहले बडिंग, ठीक है। सो बडिंग से आपको यू कैन गेट दिस थिंग। हाइड्रा वाइड्रा करने की जरूरत नहीं है आपको, एनिमल्स की बात नहीं हो रही है, प्लांट्स में है हम लोग, ठीक है। एग्जाम्पल्स अगर तुम्हें बताऊं तो अच्छे एग्जाम्पल्स याद रखने हैं आपको। जिंजर, अनियन, ये लोग, ये हैं अच्छे एग्जाम्पल्स इसके। डेलिया, ये बस 3 एग्जाम्पल याद रख लो, ये जिंजर, अनियन, डेलिया, ये आपके बडिंग के एग्जाम्पल्स हैं, करेक्ट। यू कैन मेंशन दिस थिंग। तो नेचुरल मेथड में पहला है बडिंग, जिसमें बड्स और ट्यूबर्स की वजह से ग्रो करता है प्लांट। डिटेल में मत जाना यार, देखो जितना आसान रखोगे, सिंपल रखोगे, उतना एग्जाम में फायदा होगा। इसके बाद दूसरा है, जिसमें एक टर्म इस्तेमाल होती है, रनर्स। द टर्म इज रनर्स, और यू कैन कॉल इट एज स्टोलन्स। स्टोलन्स कह लो या रनर्स कह लो, ठीक है। सो रनर्स कह लो या स्टोलन्स कह लो, यू कैन मेंशन दिस पर्टिकुलर थिंग, करेक्ट। ये क्या होता है, ये आपकी एडवेंटेशियस रूट्स की ग्रोथ होती है। कोई बताएगा क्या होती है एडवेंटिशियस रूट्स? तो हिंदी तो बिल्कुल नहीं बता पाऊंगा भाई मैं इसकी, मतलब हिंदी में समझा दूंगा, बट क्या होती है हिंदी वो नहीं पता मुझे। एडवेंटिशियस रूट्स कौन बताएगा? किसी का तो बैकग्राउंड होगा। मतलब एडवेंटिशियस रूट्स कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट, ये होता है इसमें। यस, somebody answered correctly, मोहंती। ग्रोइंग फ्रॉम नॉन रूट पार्ट्स, बिल्कुल ठीक बात है। एडवेंटिशियस रूट वो होती है जो स्टेम से, लीफ से ग्रो कर जाती है। मतलब रूट जो रूट से नहीं बन रही है, वो एडवेंटिशियस रूट है। इसका सीधा मतलब होता है रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम नॉन रूट प्लांट्स, नॉन रूट पार्ट्स। अब जैसे स्टेम से ग्रो कर गए या लीव से ग्रो कर गई, ऐसी रूट्स को आप क्या कहते हो? एडवेंटिशियस रूट्स कहते हो। यू कैन कॉल इट एज एडवेंटिशियस रूट्स, ठीक है। इन्हें आप एडवेंटिशियस रूट्स कह लो, करेक्ट। तो ये जो एडवेंटिशियस रूट्स हैं, इनसे आपका नया प्लांट ग्रो कर सकता है। मतलब वो रूट आगे बढ़ जाएगी, तो उसे रनर्स या स्टोलन्स कहते हैं। रनर्स या स्टोलन्स, तो रनर और स्टोलन भी नेचुरल मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्लांट्स में। सबसे बढ़िया एग्जांपल है स्वीट पोटैटो। देखो जितने लिमिटेड रखोगे उतना बेटर है तुम्हारे लिए। स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो इज देयर, तो स्वीट पोटैटो याद रख लो, खत्म। तीसरा, जिसकी वजह से मैंने ये पूरा टॉपिक उठा लिया ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का, वो है राइजोम्स। देखो ये तो बहुत टॉपिक है हमारे पास, कितने भी करने के लिए, तो कुछ कुछ टॉपिक्स क्यों पिक कर रहा हूं मैं, उसके कुछ रीजंस हैं, ऐसे नहीं उठा रहा भाई। राइजोम, ये भी रनर्स के जैसे ही होते हैं, बट फर्क इतना है, रनर तो ग्राउंड के ऊपर ग्रो करते हैं। अच्छा ये लिख लो, रनर्स दे आर द रूट्स न्यू प्लांट अबव द ग्राउंड। ये स्टोलन्स और रनर्स हैं, अबव द ग्राउंड होते हैं। यार जब नॉन रूट पार्ट से ग्रो कर रहे थे, इसका मतलब तो अबव द ग्राउंड ही रहेंगे। राइजोम्स जो होते हैं, दे आर लाइक रनर्स ओनली, लाइक रनर्स ओनली, दे आर लाइक रनर्स ओनली, बट ये अंडरग्राउंड होते हैं। ये ध्यान रखने की आपको जरूरत है, ये अंडरग्राउंड होते हैं, करेक्ट। और अंडरग्राउंड स्टेम कह सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसे अंडरग्राउंड स्टेम कह सकते हो। तो ये अंडरग्राउंड होते हैं। तो मतलब यूपीएससी आपसे पूछेगा राइजोम्स, रनर, स्टोलन, ये किस चीज से रिलेटेड है? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट से रिलेटेड है। और एक बार क्वेश्चन ये भी आया हुआ है
कि राइजोम का एक एग्जांपल बता दो, ऐसे एक आधी चीज पूछी हुई है। तो राइजोम का क्लासिकल एग्जांपल टर्मरिक। टर्मरिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, बैम्बू इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। बस इससे ज्यादा मत जाना, बहुत मैं जितना चाहिए उतना ही बता रहा हूं। टर्मरिक हो गया, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद फोर्थ, बल्ब्स। बल्ब्स, एक सेंटेंस लिखो, खत्म करो। बल्ब्स, अंडरग्राउंड stem like structures, surrounded by fleshy leaves. Underground stem like structures surrounded by fleshy leaves which can store food. तो ये फूड स्टोरेज में भी हेल्प कर रहे हैं। फूड स्टोरेज, बल्ब का एग्जांपल देख के लिख लेना, याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। सो वी हैव द बडिंग, then we have the runners and stolons, then we have the rhizomes, then we have the bulbs. bulbs का एग्जांपल देख के लिख लेना। एग्जांपल ये लो, तो ये फूड स्टोर करता है भाई, ठीक है, जो आपको याद रखना है। आगे बढ़े तो नेचुरल में खत्म बात, आपको इसके अलावा नहीं जाना है। बडिंग का ध्यान रखना है, रनर्स, स्टोलन्स का, राइजोम्स का और बल्ब्स का। बल्ब क्या है यार, ग्राउंड के नीचे स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है जिसके साथ लीफ जैसी कुछ प्रोजेक्शन आती है जहां पे फूड स्टोर होता है। फूड स्टोर होता है, और अब जो जो लीफ जैसी प्रोजेक्शन थी वही ग्रो कर जाएगी इन न्यू प्लांट, ठीक है। तो अगर अनियन लिख रहे हो तो अनियन होगा, तो अनियन मुझे नहीं ध्यान आ रहा है तभी तो तुम्हारे ऊपर छोड़ा है, ठीक है भाई। लिली तो अब तुम लोग कह रहे हो तो लिली तो मुझे ध्यान आ रहा है शायद, बट आई एम नॉट श्योर, इसलिए तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया भाई मैंने। दैट्स टोटली अप टू यू पीपल। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो है भाई आपका नेचुरल वाला। यूपीएससी ने एक बार आर्टिफिशियल वाला पूछा था, आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, और इसी चीज को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहा जाता है। पूछा था यूपीएससी ने, जो पीवाई क्यूज कर रहे हैं उन्हें पता होगा। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है, दिस इज व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो आप लोग जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस की वीडियो की बात कर रहे थे, उसका डिले हुआ तो कुछ अच्छा भी हो गया है। पास्ट ईयर क्वेश्चंस की वीडियो हम लोग यूट्यूब लाइव करने वाले हैं ताकि आप लोग अपने डाउट्स वहां पे पुट अप कर सकें। विल हैव यूट्यूब लाइव फॉर पास्ट ईयर क्वेश्चंस डिस्कशन, ठीक है। आपको मिल जाएगा इंफॉर्मेशन टाइमली, यू विल गेट द इंफॉर्मेशन टाइमली। लाइव करेंगे हम लोग ताकि तुम्हारी थोड़ी कंसर्न्स भी उसमें एड्रेस हो जाए, ठीक है, ओके। और अगर मैं YouTube सेशन लाइव नहीं ले पाया, उसमें क्या है ना लिखो, तो मैं तुम्हारी ऐसे लाइव ले लूंगा, बट लाइव लूंगा मैं PYQs, ये मैंने देख लिया, ठीक है। विल हैव द लाइव सेशन फॉर PYQs, और मतलब ज्यादा डिले नहीं कराऊंगा मैं, ये पक्की बात है, फरवरी में ही करा दूंगा। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन सारे PYQ 2011 से 25 तक, पूरा साइंस टेक, पूरा एनवायरमेंट, लगभग 400 450 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। ऑलमोस्ट 400 450 क्वेश्चंस ऑफ लास्ट 15 years, ठीक है। बस बस, तालियां बहुत हो गई हैं, ठीक है। Back to the discussion, please. When this session will be taken, will inform well in advance. I will try कि we'll do it after the completion of the course, ठीक है। तो एक कोर्स हमारा खत्म हो चुका है तो हम कर सकते हैं भाई, एक कोर्स खत्म हो चुका है ना एनवायरमेंट, तो वो तो करें, वो करेंगे, इतने साइंस टेक खत्म होने के पास आ जाएगा। कोर्स फी बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है यार, ठीक है।
चलो वेजिटेटिव प्रोपिगेशन कहते हैं। बैक टू द डिस्कशन। बस ये तालियां रोक दो भाई, बस 500 होने वाली, 500 के बाद रोक दो। अब 500 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, ये मान ही नहीं रहे हैं। तुम्हें पता है इमोजीज भी बंद होते हैं, मैं बंद कर दूंगा इसको अभी। अब मैंने सीख लिया इमोजी भी तुम्हारी रेस्पॉन्स बंद करवाना। चलो बैक टू द डिस्कशन। तो वेजिटेटिव प्रोपिगेशन इसको कह सकते हो आप, यू कैन कॉल इट एज वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। ठीक है जी। सो आर्टिफिशियल मेथड्स जो कि ह्यूमन इंटरवेंशन है, बेसिकली ह्यूमन इंटरवेंशन है बेसिकली। ठीक है। अब इसमें जो सबसे कॉमनली यूज्ड मेथड है वो 4 हैं। कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग। अरे इनके बारे में मत पढ़ जाना, कैसे लेयर बना रहे हैं ये सब मत करने लग जाना, कहीं पूरी बागवानी करो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, माइक्रो प्रोपिगेशन। माइक्रो प्रोपिगेशन we call it as tissue culture. Micro propagation we call it as tissue culture. Yes. कटिंग मतलब कोई एक स्टेम कट लगा के, जैसे रोज का लेके आप लगा सकते हो। ग्राफ्टिंग मतलब जब अटैच करके किया जाता है। लेयरिंग कोई जरूरत नहीं है आपको उसमें जाने की। माइक्रो प्रोपेगेशन इज द इंपॉर्टेंट थिंग, टिश्यू कल्चर इज द इंपॉर्टेंट थिंग। जब हम बात करते हैं इसकी माइक्रो प्रोपेगेशन या टिश्यू कल्चर की, इसमें क्या है भाई, एक प्लांट से लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स बनाए जाते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में लैब कंडीशंस में। 3 चीजें बोली मैंने, 1 पेरेंट प्लांट, इससे मल्टीपल प्लांट्स बनाए जाते हैं। मल्टीपल प्लांट्स वी आर जनरेटिंग। मल्टीपल प्लांट्स जब हम लोग जनरेट कर रहे हैं एक पेरेंट प्लांट से लैब कंडीशंस में, और कंडीशंस हम इतनी कंड्यूसिव करते हैं कि इसमें शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ही ये अचीव कर लेते हैं। भाई नेचुरल जो ग्रोथ है वो तो अपना टाइम लेगी ही लेगी अगर आप फील्ड में करते हो तो, लेकिन यहां लैब कंडीशन है तो आप अपने हिसाब से टेम्परेचर, प्रेशर, ये जैसे आपने अभी सुना होगा आईएमडी ने ये कहा कि फरवरी में अब टेम्परेचर बढ़ेगा संडे के बाद। संडे के बाद सडनली टेम्परेचर राइज होने की बात कही आईएमडी ने। तो उसमें आईएमडी ने ये कहा है कि जब सडन टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपकी रबी क्रॉप्स हैं उनकी राइपनिंग अर्ली हो जाएगी, क्योंकि रबी क्रॉप्स की राइपनिंग के लिए आपको हाई टेम्परेचर चाहिए। अब टेम्परेचर जो मार्च फर्स्ट वीक में आना था वो फरवरी सेकंड हाफ में ही आ रहा है, तो अर्ली राइपनिंग ऑफ रबी क्रॉप्स हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्रॉप यील्ड डिक्रीज हो सकता है, आपका क्रॉप यील्ड डिक्रीज हो सकता है, क्योंकि फुल मैच्योरिटी जब तक नहीं आती। करेक्ट। तो ये आईएमडी ने प्रेडिक्ट किया है कि भाई, तो इस तरीके से जब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपने कर लिया तो जल्दी ग्रो कर जाएंगे वो। टेम्परेचर आप अपने हिसाब से दे रहे हो ना, अगर वो टेम्परेचर पहले मिल गया तो पहले ग्रो कर गया। सो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में यू ग्रो। अब आप इसमें ये करते क्यों हो आप इसमें भाई, जो आप ये माइक्रो प्रोपेगेशन या टिश्यू कल्चर कर रहे हो? पहली बात तो इसमें देखो, एक प्लांट है टिश्यू कल्चर में, उस प्लांट का स्टेम, लीफ, एम्ब्रियो, एंथर, सीड, कुछ भी इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर प्रोपेगेशन। You can use any of these out of for the propagation of the plant. Stem, leaf, embryo, anther, seed, ये सब propagate हो जाएगा। करेक्ट। तो अगर यूपीएससी क्वेश्चन देता है कि टिश्यू कल्चर में आप स्पेसिफिक चीज जैसे स्टेम ही इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं, स्टेम, लीफ, एम्ब्रियो, एंथर, सीड सबसे ग्रो कर जाएगा वो। करेक्ट। अब ये करते क्यों हैं हम? एक तो देखो भाई, लेट्स से, बस मैं टर्म लिखूंगा तो मैं समझ आ जाएगा। कोई रेयर स्पीशीज है तो रेयर स्पीशीज उतना इजीली ग्रो नहीं करेगा नेचुरल कंडीशंस में। लैब कंडीशंस में आप उसकी कंडीशंस प्रोवाइड कर सकते हो इजीली। कोई थ्रेटन्ड स्पीशीज है, कोई इकोनॉमिकली बहुत रेलेवेंट स्पीशीज है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट स्पीशीज कह लो, ऐसी स्पीशीज को जब आपको ग्रो करवाना है तो ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा भाई। करेक्ट। अब देखो, इसमें डिजीज फ्री प्लांट्स बनेंगे,
क्योंकि सॉइल के जो माइक्रोब्स है वो आपके सॉल्यूशन में थोड़ी हैं, आप तो स्टेराइल कंडीशंस में ये सब करोगे, तो डिजीज फ्री प्लांट्स होंगे, फास्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। ये यूपीएससी के क्वेश्चन का ऑप्शन था, जब तुम पीवाईक्यूज करोगे देखोगे, दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड बाय यूपीएससी। उन्होंने कहा था कि इससे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फास्टर होगी और उनका मैच्योरिटी पीरियड घटा सकते हो आप, तो ये सब करेंगे आप, ठीक है। तो इन सब चीजों की वजह से आप ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करा रहे हो, ये मतलब लैब जो सर कंडीशन है उसमें ग्रो करवाते हो, करेक्ट। फिर इसी का एक्सटेंशन आगे चल के बना, जो आपने टिश्यू कल्चर बनाया, हाँ हॉर्टिकल्चर के लिए काफी सिग्निफिकेंटली इस्तेमाल करते हो आप, इसी का एक्सटेंशन तो बना आगे चल के वर्टिकल फार्मिंग। आपको पता ही होगा वर्टिकल फार्मिंग के बारे में। वर्टिकल फार्मिंग, do we have some idea about the term vertical farming or not? yes or no? वर्टिकल फार्मिंग के बारे में हमें पता है कि नहीं भाई? चलो मैं नाम लिख देता हूं, फिर शायद याद आ जाए। हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स एंड एक्वापोनिक्स। ग्राफ्टिंग कटिंग इज वेरी कॉमन यार, ग्राफ्टिंग कटिंग, यस, ग्राफ्टिंग कटिंग इज वेरी कॉमन, करेक्ट। सो हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स। क्या कोई ऐसा है जो ये कहता है कि ये भी बता दो सर वर्टिकल फार्मिंग, या इसे स्किप करके चलें? डू वी हैव सम आइडिया अबाउट दीज टर्म्स? चलो सुन लो 2 मिनट जल्दी। हाइड्रोपोनिक्स ये एक पानी का टैंक है आपका, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, इसके अंदर रेगुलेटेड टेम्परेचर है, रेगुलेटेड टेम्परेचर है, करेक्ट। मतलब सॉइल का कोई रोल नहीं है, देयर इज नो रोल ऑफ सॉइल। तो इस न्यूट्रिएंट रिच सॉल्यूशन में आप ग्रो करवाते हो। वर्टिकल स्टैक्स, वर्टिकल फार्मिंग क्यों कह रहे हैं इसको? वर्टिकल स्टैक्स बनाई जाती है, जैसे सीढ़ी होती है ना, तो वर्टिकल स्टैक्स आप बनाते हो, उसमें ग्रो करवाते हो। तो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के लिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स के लिए काफी कॉमनली इस्तेमाल होता है, ये हाइड्रोपोनिक्स है। एक बार क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने, उन्होंने कहा कि थ्रू वर्टिकल फार्मिंग मेथड्स लाइक हाइड्रोपोनिक्स वी कैन अवॉइड सॉइल बॉर्न इन्फेक्शंस। तो बिल्कुल ठीक बात है भाई, सॉइल बॉर्न इन्फेक्शन कहां से आएंगे जब सॉइल ही नहीं है? तो देयर विल नॉट बी एनी सॉइल बॉर्न इन्फेक्शन बिकॉज सॉइल इज नॉट देयर। तो सॉइल बॉर्न इन्फेक्शन कैसे होंगे? सीधी सी बात है। एरोपोनिक्स, हवा में प्लांट्स को ग्रो कराते हो आप। क्या किया? एक लंबी आपने रस्सी बांध दी और उस सब के ऊपर उन्हें अटैच कर दिया, लटका दिया आपने, ठीक है। तो रूट हेयर जो दिखे उनमें मिस्ट स्प्रे करते हो, उस मिस्ट में आपका न्यूट्रिएंट रिच सॉल्यूशन है, जो भी आपको यूज करना है वो आप करते हो, वो एरोपोनिक्स है। ये नासा के एक एक्सपेरिमेंट के बाद हुआ, उन्होंने स्पेस में कोशिश की थी, तो उसके बाद हमने अर्थ में शुरू कर दिया है। तो कम स्पेस में ज्यादा आप ग्रो कर सकते हो इसमें, करेक्ट। सॉइल इसमें भी नहीं होती, नो सॉइल इज यूज्ड, तो इसमें मिस्ट स्प्रे किया जाता है। हवा में जब आप करते हो एरोपोनिक्स है। एक्वापोनिक्स इज अ टर्म दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वाकल्चर प्लस हाइड्रोपोनिक्स, एक्वाकल्चर एंड हाइड्रोपोनिक्स, करेक्ट। देखो इसमें क्या किया, ये है आपका एक्वाकल्चर, मतलब इसमें फिश है, इसको कनेक्ट कर दिया दूसरे टैंक के साथ, यस। ये वाला टैंक जो था, इसमें न्यूट्रिएंट रिच सॉल्यूशन है, करेक्ट, जिसमें आप प्लांट्स को ग्रो करवा रहे हो। तो प्लांट्स जो ग्रो करवा रहे हो, देखो कितनी अच्छी चीज है, प्लांट्स जो ग्रो करवा रहे हो, उन्होंने फोटोसिंथेसिस किया, ऑक्सीजन रिलीज की, ये ऑक्सीजन यहां चली गई, फिश टैंक में ऑक्सीजन चली गई,
और फिश से, ये जो फिश है इनका वेस्ट है अमोनिया, उस अमोनिया से नाइट्रोजन यहां आ गई। तो मतलब जो हाइड्रोपोनिक टैंक है इसने तो ऑक्सीजन दे दी, और एक्वाकल्चर टैंक है उसने नाइट्रोजन दे दी। तो इसका मतलब है ये एक तरीके का सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो गया बिटवीन एक्वाकल्चर टैंक एंड हाइड्रोपोनिक टैंक। या प्लांट ग्रो किया, उसने ऑक्सीजन दे दी, यहां फिश है उसके वेस्ट से नाइट्रोजन मिल गई। यस, तो मतलब इस पानी में ही न्यूट्रिएंट मिक्स हो गया, एक न्यूट्रिएंट मिक्स हो गया। तो फर्टिलाइजर आपका इरिगेशन में ही था। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा फर्टिगेशन, यूपीएससी ने फर्टिगेशन क्वेश्चन पूछ लिया, तो ये फर्टिगेट ही तो हो गया यार, फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन। फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन इज फर्टिगेशन। जब आप फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन मिक्स विद इरिगेशन करते हो, तो यूपीएससी ने फर्टिगेशन पूछ लिया, इससे आसान क्या पूछे। अरे मखाना तो बहुत न्यूज में चल रहा है यार, मखाना बोर्ड बनाया गया है बाकायदा, यार क्या कर रहे हो। मखाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ लेना ढंग से भाई, और इसका साइंटिफिक नेम भी करना, खाली मखाना मत याद करके जाना, ठीक है। ओके, तो ये फर्टिगेट का काम करेगा। तो जो फिश टैंक है वो फर्टिगेट का काम करेगा, किसके लिए, हाइड्रोपोनिक टैंक के लिए। ये एक्वापोनिक्स है, दिस इज व्हाट इज डूइंग, ठीक है। एक सेंटेंस लिखो बिलो दिस, प्लीज राइट वन सेंटेंस। फर्टिगेशन इज अ मेथड ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन। फर्टिगेशन is a method of fertilizer application in which fertilizer is incorporated, in which fertilizer is incorporated, fertilizer is incorporated within the irrigation water, within the irrigation water, within the irrigation water, either irrigation water, either in liquid form or maybe water soluble form, either in liquid form or in water soluble form. और फर्टिगेशन से फर्टिलाइजर एप्लीकेशन की एफिशिएंसी 80 से 90% बढ़ जाती है। मतलब वेस्ट नहीं होता, हम लोग ऐसे स्प्रे करते हैं वो तो वेस्ट हो जाता है आधा, करेक्ट। तो फर्टिगेशन से फर्टिलाइजर एप्लीकेशन की एफिशिएंसी 80 to 90% बढ़ जाती है, 80 to 90% बढ़ जाती है, करेक्ट। दिस व्हाट इज फर्टिगेशन, ये आपका फर्टिगेशन है भाई। नहीं, वो एक्वापोनिक नहीं है भाई, ये तो सॉइललेस कल्चर है, वो तो सॉइल में होता है ना भाई, ये सॉइललेस है, ये तो कंट्रोल्ड कंडीशंस में है हमारी, सॉइल नहीं होती इसमें, सॉइललेस है ये, टैंक्स में हो रहा है तो यार। वो फर्टिगेशन का एग्जांपल हो सकता है बट दैट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ दिस, ठीक है। तो ये भाई आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दिस यू कैन गेट। तो ये आपको पता होनी चाहिए, रिलेटेड टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स के रिप्रोडक्शन के कॉन्टेक्स्ट में दो टर्म है, दो टर्म है। पहली टर्म है पार्थिनोकार्पी, दूसरी टर्म है पार्थिनोजेनेसिस। देखो ये बहुत टिपिकल चीजें हैं बट ये पिक करने का एक रीजन है यार। आपने देखा होगा पिछले 5-7 साल में यूपीएससी ट्रेडिशनल टर्मिनोलॉजी से थोड़ा हट रहा है। मतलब नोबडी एक्सपेक्टेड कि वो पैरासाइट से हटके पैरासिटॉइड पे जाएगा। पैरासिटॉइड इज नॉट समथिंग वेरी कॉमन टर्म। आपने देखा होगा पैरासिटॉइड पे क्वेश्चन आया था, देयर वाज अ क्वेश्चन आस्क्ड बाय यूपीएससी ऑन पैरासिटॉइड।
सुना, इन टर्म्स को बस दो दो मतलब मिनट के रेफरेंस पे खत्म कर देंगे, बस कोई डिटेल नहीं चाहिए। ये हो जाए कि गलती से अगर कहीं पार्थिनोकार्पी लिखा दिख जाए तो फिर ये ना हो कि यार इतना टेक्निकल पढ़ने के बाद भी हम सर मिस कराए। करेक्ट। बहुत सिंपल तरीका है कि आप जो फ्रूट बना रहे हो उन्हें बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप करवा रहे हो। जो ओवम होता है, ओव्यूल होता है, उसके फर्टिलाइजेशन के बिना फ्रूट्स का डेवलपमेंट हो रहा है। एक सेंटेंस लिखो, मतलब अपने आप समझ में आ जाएगा। पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी, प्लीज मेंशन। fruits are produced fruits are produced without the process of fertilization of ovules, without the process of fertilization of ovules। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो, इंपॉर्टेंट चीज ये है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है इसका मतलब ये सीडलेस बनेंगे। सीडलेस फ्रूट्स की डेवलपमेंट का मेथड है ये। वेट, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल्स, यहां एक चीज ऐड करना है, ऑन एक्सपोजर टू हार्मोन कंडीशंस। हार्मोन से एक्सपोज किया जाता है उन्हें, ऑन एक्सपोजर टू हार्मोन कंडीशंस। डिटेल मत निकालना यार, मैं अपने आप ही आई वॉज इन डिलेमा कि ये टर्म्स उठाऊं कि ना उठाऊं। करेक्ट। बट यूपीएससी के इतिहास को देखता हुआ बस एक एक सेंटेंस बता के निकल जाएंगे आगे। करेक्ट। विदाउट द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल्स, on exposure to hormone conditions, on exposure to hormone conditions। जैसे आपको अगर ध्यान हो तो हमने टर्म्स इस्तेमाल की थी कल की क्लास में, ऑक्सिन्स एंड गिबरलिन्स। तो प्राइमरली इन हार्मोन से एक्सपोज किया जाता है। यार एक बार दोबारा म्यूट कर रहा हूं, आई एम सॉरी, थोड़ी सी इमरजेंसी चल रही है आज एक किसी इशू को लेके। अभी वापस यही हूं मैं।
ओके, बैक टू द डिस्कशन, सॉरी फॉर दैट। अब नहीं आएगा भाई फोन। कहाँ थे हम लोग भाई? ऑक्सिन्स एंड गिबरलिन्स हार्मोन से एक्सपोज किया जाता है और इससे सीडलेस फ्रूट जनरेट होंगे, क्योंकि जब तक आपका ओव्यूल है, जो ये ओव्यूल का फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद सीड्स बनते हैं, करेक्ट। लेकिन जब इसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अलग तरीके से होगी, एम्ब्रियो एज सच बनेगा ही नहीं, तो सीड नहीं बनेगा फिर। तो ये सीडलेस फ्रूट्स इससे जनरेट होती हैं। इन्हें सीडलेस फ्रूट्स या वर्जिन फ्रूट्स कहा जाता है, करेक्ट। पाइनएप्पल के लिए, कुकुम्बर, वाटरमेलन, इनके लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है इसका। पाइनएप्पल, कुकुम्बर, वाटरमेलन, इन सब के लिए इस्तेमाल हो रहा है इसका काफी। पाइनएप्पल मतलब कोई भी हो सकता है, कुकुम्बर, वाटरमेलन, जो भी हैं, ग्रेप्स व्रेप्स जो भी हैं, आप आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। अब मुझे नहीं पता भाई, फ्यू चाइनीज फ्रूट्स आर वायरल विदाउट सीड्स, तो हो सकता है ऐसे ही बनाए गए हों। दैट आई कैनॉट कमेंट भाई वो किससे बनाए गए, बट ये मेथड बहुत कॉमनली है, आज का नहीं है ये। जहां तक मुझे याद है ये 1902 से चल रहा है, कोई आज का थोड़ी है, ये बहुत पुराना बनाया गया था, करेक्ट। चलो, दूसरा टर्म है। अच्छा, अब इसमें पार्थिनोकार्पी में एक चीज, चलो पार्थिनोकार्पी क्या है वो तो मैंने बता दिया, बट यूपीएससी आपको हो सकता है क्वेश्चन में ही बता दे खुद कि पार्थिनोकार्पी इज अ मेथड टू डेवलप सीडलेस फ्रूट्स। वो हो सकता है आपको क्वेश्चन में ही बता दे, और फिर वो कह दे कि विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी द बेनिफिट ऑफ दिस मेथड, कैन बी द बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर मेथड। तो अगर मैं ये कहूं कि इट इज अ वे टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड वीडिसाइड्स इन एग्रीकल्चर, तो क्या ये सही होगा? वीडिसाइड एंड पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर बिल्कुल सही होगा, बिकॉज इनमें जब हमारा फ्लावर फॉर्मेशन और वो करना ही नहीं है, तो सनलाइट आपको उतनी चाहिए, तो आप इन्हें कवर करके रखते हो, तो एक्सपोजर नहीं होता इनका उनकी वजह से। सो दे आर नॉट हैविंग द एक्सपोजर टू दैट लेवल। यस, सो एक्सपोजर इंसेक्ट से नहीं होगा, तो इंसेक्टिसाइड की जरूरत ही क्या है? यस, तो ये पॉइंट लिख लो भाई, जहां से क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांस है, प्लीज मेंशन। इन पार्थिनोकार्पी, इन पार्थिनोकार्पी, इन पार्थिनोकार्पी, in parthenocarpy, the burden of chemicals like insecticide and pesticide in agriculture can be reduced. The burden of chemicals like insecticides and pesticides can be reduced as can be reduced as there is no need of pollinating agent. There is no need of pollinating agent. No need of pollinating agent. Like insects. And plants are generally covered. And plants are generally covered. Plants are generally covered to prevent insects attacking the crops. Insects attacking the crops. बस इतना। दूसरा टर्म है इंसेक्ट्स अटैकिंग द क्रॉप्स, पार्थिनोजेनेसिस। देखो, पार्थिनोजेनेसिस is a method that is not restricted to plants. ये कुछ लोअर प्लांट्स में है,
ये कुछ लोअर एनिमल्स में भी है. दिस कैन बी फाउंड इवन इन लोअर एनिमल्स. जैसे इसका एग्जांपल दूं मैं तो ये हनी बी में है. दिस कैन बी फाउंड इन certain variety of lizards. This can be found in certain variety of lizards. Insects जैसे कि aphids हुए, इनमें भी ये होता है. We have the insects like aphids, तो honey bee, lizard, aphids, इन सब में भी होता है. अब होता क्या है पार्थिनोजेनेसिस? हाँ, बर्ड लाइक टर्की में भी होता है. ठीक कह रहे हो भाई तुम. ये लो, अब सुनो होता क्या है. पार्थिनोजेनेसिस का मतलब होता है जब फीमेल गैमीट, जिसे आप ओवम कह रहे हो, वो बिना फर्टिलाइजेशन के एक फुल इंडिविजुअल में डेवलप हो गया. मतलब डू वी हैव सम इश्यू विद द स्ट्रीमिंग? इट्स गोइंग वेल. ओके. यस भी लिख रहे हैं एक दो लोग भाई. ये कैसे है कि सम हैव सम दे डोंट हैव? एक बार रुकिए, लेट मी चेक प्लीज. भाई लगता तो नहीं मुझे इशू होना चाहिए. 650 MBPS है यार. 3 मिली सेकंड की लेटेंसी है. लगता नहीं मुझे होना चाहिए कुछ. चलो दोबारा पढ़ के देखते हैं, बताना अगर होता है तो. सो इसका सीधा मतलब है जब फीमेल गैमीट बिना फर्टिलाइजेशन के फुल इंडिविजुअल में, जैसे क्वीन हनीबीज होती हैं, वो मेल हनीबीज जिन्हें ड्रोन्स कहते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाती है. यस, दैट इज व्हाट इज देयर. सो इसे पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं. डेफिनेशन जो मैं बता रहा हूं वो लिख लो, बाकी मैंने एग्जांपल्स लिखी दी हैं. प्लीज मेंशन. न्यू इंडिविजुअल डेवलप्स विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम. न्यू इंडिविजुअल डेवलप्स without fertilization of an ovum. Without fertilization of an ovum. Without fertilization of an ovum. ठीक है. Without fertilization of an ovum. ठीक है जी. अब एग्जाम्पल्स हनी बी, लिजर्ड्स, टर्की, एफिड्स, ये आप बता सकते हो. इसमें कोमोडो ड्रैगन्स भी होते हैं इसमें. ये लो, कोमोडो ड्रैगन्स, ये भी इसी का एग्जाम्पल है, पार्थिनोजेनेसिस. और लिजर्ड तो पता ही है, एक कमरे में 1 से 5 हो जाती हैं, पता नहीं कैसे. वो यही है. करेक्ट. सो हनीबी के लिए एक चीज लिख लो, क्वीन हनीबी. क्वीन हनीबी. इनफैक्ट लिखो अनफर्टिलाइज्ड एग्स ऑफ क्वीन हनीबी, ऐसे लिखो. अनफर्टिलाइज्ड एग्स ऑफ क्वीन हनीबी. Unfertilized eggs of queen honeybee can develop into the drones, that is male honeybee. Develop into drones, that is male honeybee. That is male honeybee. ठीक है. अब प्लांट्स की जहां तक बात है, तो प्लांट्स में फाउंड इन सम वेराइटीज ऑफ मोसेस यानी ब्रायोफाइट्स, सम वेराइटीज ऑफ फर्न्स यानी कि टेरिडोफाइट्स.
तो मोसिस में आप लिख सकते हो भाई, some varieties of mosses, bryophytes, some varieties of ferns, that is pteridophytes, पढ़ चुके हैं। लेकिन खास बात यह है, हमने कहा लोअर प्लांट्स, उसके अलावा एक आधे एंजियोस्पर्म में भी है, तो वो तो हायर प्लांट है ना भाई, तो यहां फंसा सकता है यूपीएससी। सम वेराइटीज ऑफ मोसेस, ये लोअर प्लांट्स हैं। सम वेराइटीज ऑफ फर्न्स, ये भी लोअर प्लांट्स हैं। लेकिन सिट्रस की जो वेराइटीज हैं, नींबू विंबू जो होते हैं, यस, ये तो एंजियोस्पर्म्स हैं भाई, ये तो हायर प्लांट्स हैं। दे ऑल्सो शो पार्थिनोजेनेसिस। ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है एग्जाम के लिए, दिस यू कैन हैव इन द पेपर। तो ये पार्थिनोजेनेसिस और पार्थिनोकार्पी आपको पता होना चाहिए। दिस पार्थिनोजेनेसिस एंड पार्थिनोकार्पी वी शुड नो। डन। ओके। और जो हमारी एनवायरनमेंट की क्लास है संडे को 9 बजे, उसमें पहले आधे घंटे डाउट सेशन है, तुम्हारा अपने डाउट्स रेडी रखना। अब तो पढ़ लिया होगा सारा, अब तो डाउट इकट्ठे हो गए होंगे, ठीक है। तो तुम्हारे जो भी एनवायरनमेंट के डाउट है किसी भी टॉपिक के, थ्रू आउट एनवायरनमेंट जो हमने पढ़ा है, नहीं पढ़ा वो भी अगर रेलेवेंट होगा तो मैं बता दूंगा, नहीं तो हटा लेंगे उसको। चलो जी, ये आपका प्लांट्स के बारे में, ठीक है। अब एनिमल्स की थोड़ी ब्रीफ चीजों की जरूरत बहुत सुपरफिशियली है। 9 AM की क्लास कभी पहले भी हुई है हमारी। डाउट सेशन क्लास की शुरुआत में होगा, क्लास खत्म होते होते मेरी एनर्जी डल हो जाती है, मैं चेंज कर दूंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क, फिर क्या करोगे? शुरू में मॉर्निंग क्लास नहीं होगी भाई, ये तो गलत बात है यार। देखो, संडे सुबह 9 बजे मैं क्लास लूं, मतलब मैं 8 बजे तो उठूं कम से कम। कैसी बातें कर रहे हो यार, हेलुसिनेशन है ये, वहम में जी रहे हो तुम। करेक्ट। एंथ्रो की होती थी, होने में तो मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा, तुम सरप्राइज हो जाओगे। व्हेन आई वाज वर्किंग विद राउज, राउज में जब मैं था 2020, 21, 22, 19, 18, ये जो ईयर थे, करेक्ट, इस टाइम पे मॉर्निंग में 7:30 AM ऑप्शनल का टाइम था। 5.5 महीने चलता था ये, और फिर आधे महीने का ब्रेक, फिर 5.5 महीने, मतलब 11 महीने सुबह 7:30 क्लास में होता था। ऐसे थोड़ी होता है, करना होता है काम तो जब तो करते ही हैं, लेकिन अब नहीं। अब मैं इन सब वहम की बातों से ऊपर उठ चुका हूं। करेक्ट। बेटा मैं ही लेता था, और जितने भी टीचर थे, आई यूज्ड टू बी द फर्स्ट वन टू एंटर इनटू द बिल्डिंग। एंथ्रो की क्लास थी, जो स्टूडेंट पुराना होगा उसे पता होगा, वही थी जो 7:30, 7:35 पे शुरू होती थी। कई टीचर तो 8, 8:15 तक आते थे। 7:30, 7:35। तो पैसा तुम भी कमाओ, तुम्हें किसने मना किया है? मोटा पैसा कमा सको, मोटा तो मैं खुद भी हूं। देखो, जस्ट बिकॉज आई एम फैट डज नॉट मीन आई एम रिच। ठीक है। करेक्ट। बट जितना मुझे चाहिए उतना है, ठीक है। तुम अपने पे ध्यान दो बेटे, तुम सरकारी नौकरी वाले होने वाले हो, ठीक है। ओके। अरे हमारे पास कैश होता ही नहीं, वी डू नॉट हैव कैश। कैश का काम ही नहीं है हमारा। तुम्हें बता दूं, कोचिंग इंडस्ट्री में जो भी अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, दे गिव द पेमेंट आफ्टर TDS डिडक्शंस इन द अमाउंट, इन द अकाउंट। कैशलेस है, कैश का चक्कर ही नहीं हमारा, कैश कौन रखता है?
टैक्स भरो, गवर्नमेंट को जीएसटी पे करो और मस्त रहो टेंशन फ्री। देयर इज अ रिव्यू अबाउट यू ऑन रेडिट। यार रेडिट के मुझे बहुत रिव्यू तुम लोग बताने लगे हो। रेडिट क्या, कौन टाइम वेस्ट करता है उसमें यार? ये आदमी सबको खा जाएगा, क्या मतलब है? मैं कोई, यार कमाल है। मैं कोई कैनिबल हूं यार? मैं आदमियों को खा जाऊंगा? क्या कर रहे हो तुम यार? खा जाए, ये तो मुझे किसी ने नहीं बताया, तुमने आज ही बताया है कि खा जाएगा। खाऊंगा क्यों मैं भाई? तो मतलब एस्पिरेंट्स को कोई काम नहीं है क्या? वो रेडिट पे टाइम पास करते रहते हैं यार। रेडिट कुछ नहीं है, चिट चैट करने का एक प्लेटफॉर्म है। एक आधी बार मैंने भी देखा था कभी। यस। ये अपवोट क्या है भाई? आई आई एम नॉट यूजिंग, मुझे नहीं पता भाई। आई डोंट हैव एनी आइडिया। चलो बैक टू दिस, चलता रहेगा एक नहीं। देखो यार, पब्लिक लाइफ का ये तो है, कोई कुछ भी लिख सकता है। तुम में से कुछ लोग गालियां भी देते होंगे। यस, कि 6 बजे की क्लास थी, 9 बजे को रख दी, बढ़िया रात के शो देखने का प्लान था। तो वो ठीक है भाई, चलता रहता है, बहुत ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। ठीक है, बट ये तो अच्छी बात नहीं। खा जाएगा क्या मतलब? मैं क्यों खाऊंगा किसी को? बढ़िया, अभी क्लास के बाद मेरे एक रिलेटिव आए हुए हैं, बढ़िया चूर चूर नान खाने का प्लान है हमारा, जाएंगे हम घूमने में। क्यों खाऊंगा मैं किसी को? अमृतसरी चूर चूर नान खाएंगे जाके बढ़िया द्वारका में, क्या फायदा इन चीजों में? ठीक है भाई। चल, बेसिक्स ऑफ सेल डिवीजन, वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन। अरे वो मैं समझ गया भाई, मजा। करेक्ट। देखो भाई, आई स्टे इन गुड़गांव बट आई डू नॉट गो टू मार्केट्स ऑफ गुड़गांव। मैं कभी जाता ही नहीं, मेरा सारा का सारा ही द्वारका से ही ऑपरेट हो। मैं द्वारका ही, हम तो घूमने फिरने भी द्वारका ही जाते हैं। ठीक है। सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, मुझे गुड़गांव की ज्यादा नॉलेज है नहीं यार, मुझे पता ही नहीं वहां के मार्केट्स में कैसा क्या है। बस मेरी बेटी का हॉस्पिटल है, वहां जरूर जाता हूँ, बाकी मुझे कुछ नहीं। क्योंकि मैं 10 साल द्वारका रहा हूं ना, मुझे द्वारका का सारा पता है। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन मतलब सेल मल्टीप्लीकेशन, वेरी बेसिक आइडिया। अभी 10 मिनट से पहले खत्म कर देंगे इसको, बस सेल डिवीजन को। सेल मल्टीप्लीकेशन की बात हो रही है, करेक्ट। जो ये सेल डिवीजन, सेल मल्टीप्लीकेशन है, दो बड़े प्रोमिनेंट इसके एस्पेक्ट्स हैं। माइटोटिक फेस या माइटोसिस, या एम फेस कह लो। मियोसिस। एनिमल पार्ट नहीं शुरू हुआ है अभी। एनिमल पार्ट शुरू होके खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं कराना मैंने एनिमल्स में, चिंता ना करो। माइटोसिस, मियोसिस। एनिमल्स का जो रेलेवेंट पार्ट है वो एक्चुअल में बायोडाइवर्सिटी वाला पार्ट है, वो शायद मैंने तुम्हें बहुत डिटेल में कराया है। करेक्ट, इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट्स दोनों। यहां थोड़ा सा बताऊंगा जितना जरूरत है साइंस के हिसाब से। सो माइटोसिस और एमफेस, दूसरा है मियोसिस। ठीक है। माइटोसिस जो है, ये माइटोसिस इज सोमेटिक सेल डिवीजन। अभी बताऊंगा क्या होता है। मियोसिस इज गैमेटिक सेल डिवीजन, या जर्म लाइन सेल डिवीजन कह लो। देखो, गैमेटिक सेल्स होती हैं आपकी बॉडी की, एग एंड स्पर्म, ये गैमेटिक सेल्स हैं। दीज आर गैमेटिक सेल्स। ठीक है। और बाकी जो बॉडी की सेल है, लेट्स से एग्जाम्पल स्किन, एग्जाम्पल ब्लड सेल्स,
ठीक है, बोन मैरो की सेल्स, ये मैंने एग्जाम्पल तीनों इसलिए लिखे, इन तीनों में सबसे ज्यादा डिवीजन दिखेगा आपको। करेक्ट, बोन मैरो से ही ब्लड सेल बनती है, चाहे कनेक्ट कर लो एक साथ। तो स्किन, ब्लड सेल, बोन मैरो, इन सब में सोमेटिक सेल्स इन्हें कहा जाता है। तो इन सेल्स का डिवीजन मतलब आपकी स्किन की जो सेल्स डिवाइड हो रही है वो माइटोसिस से हो रही है, और एग और स्पर्म जो डिवाइड हो रहे हैं वो मियोसिस से हो रहे हैं। करेक्ट, मियोसिस 2 स्टेजेस में होता है, मियोसिस 1 मियोसिस 2, बट माइटोसिस की ऐसे 2 स्टेजेस नहीं होती है। करेक्ट, इसे सोमेटिक सेल, गेमेटिक सेल या जर्म लाइन सेल्स का कहते हैं। माइटोसिस को आप इक्वेशनल डिवीजन कहते हो, इक्वेशनल डिवीजन, और मियोसिस को यू कॉल इट एज रिडक्शनल डिवीजन। यू कॉल इट एज रिडक्शनल डिवीजन। माइटोसिस को आप इक्वेशनल डिवीजन कह रहे हो, मियोसिस को आप रिडक्शनल डिवीजन कह रहे हो। इक्वेशनल क्यों कह रहे हैं? वन सेल इज डिवाइडेड इनटू 2 सेल्स, और इस सेल में लेट से 10 क्रोमोसोम थे, तो इन दोनों सेल्स में भी 10-10 क्रोमोसोम होंगे। मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ये जो पेरेंट सेल है और ये जो दोनों डॉटर सेल बनी, इन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रेप्लिकेट हो जाते हैं। सो वन सेल डिवाइडेड इनटू 2 सेल्स विद सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। मैथमेटिक्स मत लगाना कि 5-5 बढ़ जाएंगे दोनों में, नहीं, एक ही सेल की 2 कॉपी बनती है, तो इसलिए डबल रहता है, सेम रहता है। सो वन सेल इज डिवाइडेड इनटू 2 सेल्स with same number of chromosomes, same number of chromosomes। अगर ह्यूमंस की बात करूं मैं, तो 46 क्रोमोसोम की सेल थी, डिवाइड होके 2 एक जैसी सेल बन गई और दोनों में 46 क्रोमोसोम रहेंगे। दिस इज इक्वेशनल डिवीजन, दिस इज व्हाट इज टर्म्ड एज इक्वेशनल डिवीजन। मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं क्योंकि वन सेल इज डिवाइडेड इनटू 4 डॉटर सेल्स, 4 सेल बनती हैं एक सेल से, और इन 4 डॉटर सेल्स का विद हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, with half the number of chromosomes, with half the number of chromosomes। correct, half the number of chromosomes, मतलब एक सेल थी, 46 थे, 4 बन गई, चारों में 23 बना, 1 सेल इंटू 4, क्योंकि 1 से 2 बना मियोसिस 1, 2 से 4 बना मियोसिस 2, 2 स्टेजेस में हो रहा है। करेक्ट, 1 सेल इंटू 4 डॉटर सेल्स। एंड आई थिंक यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, देखो ध्यान से समझो इस चीज को, स्किन सेल से कोई फर्टिलाइजेशन होना नहीं, एग और स्पर्म से फर्टिलाइजेशन होना है, तो इनमें अगर 46 मेंटेन रह गया और फर्टिलाइजेशन हो गया तो 92 नहीं हो जाएगा, दोनों सेल मिलेंगी तो। इसमें 23 है, इसमें 23 है, फर्टिलाइजेशन हुआ, 23 मिला के 46 हो गया, बैलेंस हो गया, इसलिए इसका आधा हो जाता है। तो ये जो जब 46 वाली कंडीशन है, इसमें आपको डिप्लॉयड कंडीशन कहा जाता है, मतलब 2n लिखते हैं इसको, 23 पेयर आपके साथ है, और ये 23 वाली कंडीशन है जो, इसे हैप्लॉइड कंडीशन कहा जाता है। सो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है उसे हैप्लॉइड कहते हैं, डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम है उसे डिप्लॉइड कहते हैं। तो 23 क्रोमोसोम है जिनकी 2-2 कॉपी हैं, तो 46 हो गया डिप्लॉइड। एक ही क्रोमोसोम की 2 कॉपी होती है ना हमारे पास, जैसे इसको आप समझो, वी हैव 46 क्रोमोसोम्स इन आवर सेल्स। तो ये जो 46 क्रोमोसोम्स है, ये बेसिकली 23 हैं इंटू 2, मतलब 23 क्रोमोसोम की 2-2 कॉपी होती हैं। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, इसीलिए तो कहते हैं हम 23 pairs of chromosomes, that's what we say। तो अब 23 पेयर्स हैं आपके पास, ठीक है। अगर खाली 23 हैं तो दैट इज हैप्लॉइड, और 23 पेयर है तो टोटल 46 है, इट इज डिप्लॉइड, इट इज डिप्लॉइड। सो जब डिप्लॉइड है इसका मतलब माइटोसिस, हैप्लॉइड है इसका मतलब मियोसिस। माइटोसिस है इसका मतलब सोमेटिक सेल्स, मियोसिस है इसका मतलब गेमेटिक सेल्स। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। इट इज गेमेटिक सेल्स।
ठीक है जी, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये लिख लो भाई जल्दी से। सर क्लास में हूं। ओके, एनी ट्रिक टू अवॉइड? इसमें क्या कंफ्यूजन है यार? मियोसिस 2 स्टेज में हो रहा है। मियोसिस 2 स्टेज में हो रहा है, तो मियोसिस 1, मियोसिस 2। माइटोसिस 1 स्टेज में हो रहा है, तो उतना का उतना मेंटेन रहेगा। ट्रिक कुछ नहीं, बहुत बेसिक चीज है यार, ये तो इट्स वेरी बेसिक। आतिश नहीं भाई, आतिश सैटरडे नाइट को आतिश सर का फोन कहां से आएगा? कैसी बातें कर रहे हो? और फ्राइडे नाइट, सॉरी। ठीक है जी, ठीक है, दिस व्हाट इज दैट। अब ये जो आपका डिवीजन है, जैसे माइटोसिस हो रहा है, तो आपको भाई मियोसिस तो आपका गैमेटिक सेल्स में हो रहा है। जब माइटोसिस की बात करते हैं, तो माइटोसिस पहले तो प्लांट्स में, इसको माइटोसिस के नीचे एक सेंटेंस ऐड करो, जस्ट ऐड अप वन सेंटेंस, ऐड अप वन सेंटेंस। Mitosis in plants is primarily associated with meristematic tissues. Mitosis in plants is primarily associated with meristematic tissues. Associated with meristematic tissues. Meristematic tissues. Like stem tip, root tip, leaves, flowers, etc. Tip of the stem, tip of the roots, leaves, flowers, etc. Leaves, flowers, etc. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो कहां लोकेटेड हैं? टिप ऑफ द स्टेम, टिप ऑफ द रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स, एटसेट्रा। बता तो दिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, कल तो पढ़ाए थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और उसमें एक एडिशन भी करना है, बताऊंगा, पहले ये पढ़ो चलो। इसके बाद लिखो एनिमल्स। इन एनिमल्स माइटोसिस इज क्वाइट सिग्निफिकेंट। इन एनिमल्स mitosis is quite significant in cells of embryonic development. In cells of embryonic development, skin, bone marrow, etc. Skin, bone marrow, etc. Skin, bone marrow, etc. Do we have idea about the term stem cells? Yes, बायोटेक में पढ़ाऊंगा, चाहे तुम्हें आता हो चाहे ना आता हो। विल डिस्कस इन बायोटेक्नोलॉजी। तो स्टेम सेल्स की एक कैपेबिलिटी होती है, दे कैन डिवाइड थ्रू माइटोसिस एंड कैन जनरेट मोर ऑफ द स्टेम सेल्स। तो ये माइटोसिस के नीचे वापस से ऐड कर दो एक पॉइंट। विल डिस्कस स्टेम सेल्स, डोंट वरी। बस अब यही काम है, इसके बाद हमारा बायो का जनरल वाला सेक्शन खत्म। अब तो टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी है फिर। यस, और जो दृष्टि के बच्चे हैं जिन्हें लगता है कि साइंस टेक तो हमने बायोटेक तो पढ़ा हुआ है, बायोटेक में कम से कम नहीं तो 20 अपडेट हैं तुम्हारे लिए। कम से कम नहीं तो 20 अपडेट है। शॉर्टलिस्ट मैंने कर ली है, कल थोड़ा और फाइनलाइज करूंगा उनको। करेक्ट। हर टेक्नोलॉजी में तुम्हें लगता हो कि सर ने बायोटेक पढ़ा दिया, बायोटेक वहीं तक था, बेसिक्स तो वही रहेंगे, बट अपडेट्स बहुत ज्यादा है। करेक्ट। तो स्टेम सेल्स में लिख लो, स्टेम सेल्स कैन डिवाइड थ्रू माइटोसिस। Stem cells can divide through mitosis
and can generate more of the stem cells. देखो सोमा, कोई फायदा नहीं है एआई पढ़ने का. एआई 2025 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, वेरी रेयर पॉसिबिलिटी कि 26 में भी आएगा, बट स्टिल विल डिस्कस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. ये क्लास जितनी तुम्हें रैंडम लग रही है उतनी रैंडम चल नहीं रही. वो टॉपिक्स जो 25 और 24 में आए हैं, थोड़ा सा उनकी वेटेज घटाई हुई है मैंने. स्टेम सेल्स कैन जनरेट मोर ऑफ द स्टेम सेल्स बेस्ड ऑन माइटोसिस, बट स्टिल एआई पढ़ना तो है. कंप्यूटर्स आईसीटी में आएगा. करेक्ट, पढ़ेंगे सारा. लास्ट में आएगा, इतनी जल्दी नहीं आएगा भाई. वो हमारा जो सीक्वेंस रहने वाला है, टुमारो विल एंटर इनटू बायोटेक्नोलॉजी. करेक्ट, बायोटेक विल टेक सम टाइम. बायोटेक के बाद हम लोग पढ़ेंगे डिजीजेस एस्पेक्ट या हेल्थ कह लो. करेक्ट, आफ्टर दैट विल मूव टू एस्ट्रोफिजिक्स एंड स्पेस. एस्ट्रोफिजिक्स एंड स्पेस. इसके बाद हम लोग चलेंगे एनर्जी टेक्नोलॉजी. ये हॉट टॉपिक रहता है हमेशा, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर. यहीं पे खत्म करेंगे एनर्जी के एस्पेक्ट्स. ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस. इसके बाद फिर हम आएंगे, आफ्टर दैट विल कम टू डिफेंस एंड फिर कंप्यूटर्स, आईसीटी, एआई, ये सब आएगा. कंप्यूटर्स, आईसीटी, एआई, रोबोटिक्स, ये सब इसके बाद आएंगे. उस तरीके से चल रहे हैं जिसपे क्वेश्चन बनने के चांस ज्यादा रहते हैं. देखो, एस्ट्रोफिजिक्स पे क्वेश्चन हमेशा आएंगे, एनर्जी पे आ रहे हैं क्वेश्चन, डिफेंस इंपॉर्टेंट है. मेरे ख्याल से 1 घंटा तो 2 घंटा तो हमें 1 घंटा तो यही डिस्कस करना पड़ेगा कि ऑपरेशन सिंदूर एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी. क्वेश्चन आए ना आए उसके ऊपर यार, लेकिन उसको छोड़ के कैसे जाएंगे ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड कौन कौन सी डिफेंस थी. ये छोड़ना तो एक बहुत बड़ी गलती हो जाएगी हमारी यार. ठीक है, सो ये चलेगा. इसके बाद जो भी छोटा मोटा टॉपिक थोड़ा बहुत नया, नैनोटेक भी करेंगे यार, क्यों चिंता कर रहे हो. ठीक है, बट इसको फाउंडेशन मत समझना कि तुम मुझसे इंडिया का नैनो मिशन भी पढ़ रहे हो या सुपर कंप्यूटिंग मिशन भी. मेंस का एस्पेक्ट नहीं पढ़ाऊंगा मैं भाई, प्री की क्लासेस हैं. ठीक है, तो ये आपका भाई सेल डिवीजन की चीजें आपको पता होनी चाहिए. रिन्यूएबल एनर्जी मैं क्यों पढ़ाऊंगा यार, मैं टेक्नोलॉजी पढ़ाता हूँ. रिन्यूएबल एनर्जी ज्योग्राफी वाले पढ़ाएंगे, इकोनॉमी वाले पढ़ाएंगे. व्हाई आई विल डिस्कस दैट यार. ठीक है, और कुछ स्पेसिफिक पढ़ना हो रिन्यूएबल एनर्जी में तो बता देना, पढ़ा दूंगा थोड़ा सा. कुछ स्पेसिफिक पढ़ना हो तो, लेकिन सारा मत मुझे कह देना कि रिन्यूएबल एनर्जी में तुम मुझे कहो कि सर जियोथर्मल भी पढ़ा दो, हाइड्रो जनरेशन भी बता दो, विंड एनर्जी भी बता दो. ऐसे नहीं चलेगा यार. स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के बिना कैसे क्लास हो जाएगी. प्राइम मिनिस्टर ने दिया है तो 100% पढ़ाऊंगा. रिएक्टर सारे पढ़ाने पर. देखो, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर वाज इन न्यूज, दैट डज नॉट मीन कि सिर्फ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, सारे रिएक्टर बताऊंगा. एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, सारे बताऊंगा. अब रिएक्टर न्यूज में आ गया है, अब रिएक्टर आ सकता है, खाली स्मॉल मॉड्यूलर थोड़ी आएगा पेपर में. अब कोई भी रिएक्टर आएगा पेपर में. ठीक है, चलो. तो ये आपको अब सेल डिवीजन की ये 2 बेसिक चीजें आपको बता दी. अब सेल डिवीजन के 2 पॉइंट बता रहा हूं जो रैंडम है. कोई लिंक समझने की कोशिश मत करना, रट लेना बस. जो बता रहा हूं वो लिख लो, जस्ट राइट इट एज इट इज. इंटरफेज is the non-division phase of cell cycle. Interphase is the non-division phase of cell cycle. और मियोसिस डन. और क्या मियोसिस में और क्या करना है. अब क्या गैमेट यहां पे डिवाइड करके देखें, बहुत है भाई. नॉन डिविजन फेज ऑफ सेल साइकिल, नॉन डिविजन फेज ऑफ सेल साइकिल.
and one part of this is S phase or synthesis phase. S phase or synthesis phase. S phase or synthesis phase. DNA replication, RNA synthesis and proteins formation. तो क्या आप कह सकते हो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, डू वी नो दिस थिंग और नॉट? डीएनए टर्मिनोलॉजी शायद मैंने पढ़ा दी है तुम्हें। तो ये प्रोसेस इंटरफेज में होते हैं, एस फेज में होते हैं ये, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। बस रट लेना। करेक्ट। ठीक है। अब जैसे माइटोसिस है फॉर एग्जांपल, लास्ट पॉइंट। अब माइटोसिस में वी आर हैविंग डिवीजन ऑफ अ सेल। ये समझना है भी नहीं, रट लो। जब मैंने कहा है रट लो, ये नहीं समझना है, इसको समझाने के लिए मुझे तुम्हें पूरी स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल समझानी पड़ेंगी, जो कोई लेना देना है नहीं हमारा। हर्षवर्धन, एक आधा पॉइंट तो रट भी सकते हो यार, समझना है ही नहीं वो, मैंने बता दिया बस सीधा मतलब। अच्छा चलो, एक तुम्हारी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए, मियोसिस हो रहा है, मियोसिस से पहले इंटरफेज होता है, तो आप लिख सकते हो इंटरफेज टेक्स प्लेस बिफोर मियोसिस। तो मियोसिस हो रहा है, उससे पहले इंटरफेज है। इंटरफेज है मतलब नॉन डिवाइडिंग पार्ट है, इसमें सेल डिवाइड नहीं हो रही है, इसमें सिर्फ डीएनए आरएनए प्रोटीन मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके बाद डिवीजन शुरू होगा मियोसिस के थ्रू। ठीक है। अब जो माइटोसिस है उसमें आपकी सोमेटिक सेल्स डिवाइड करेंगी, तो उन सोमेटिक सेल्स का एक तो न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, एक न्यूक्लियस से दो बनेंगे, उसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। और फिर साइटोप्लाज्मा ऑफ द सेल और उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट हैं, वो सब भी तो डिवाइड करेंगे, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो सब आपको पता होना चाहिए। सो लास्ट पॉइंट खत्म कर दो, बंद माइटोसिस मियोसिस। प्लीज मेंशन। Mitosis involves karyokinesis and cytokinesis. Wait. Karyokinesis and cytokinesis. Karyokinesis and cytokinesis. That is breakdown of karyokinesis होता है breakdown of nucleus and cytoplasmic cell organelles respectively. न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस टूटेगा, दो न्यूक्लियस बनेंगे, इसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया से दो बनेंगे, लाइक दैट। स्कूल में कभी सुनी होगी टर्म्स, प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, एनाफेज, सुनी होगी कभी तो। वो सारा यही तो है, और क्या है, यहीं आएंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, एनाफेज। पीसीएम वालों से कुछ नहीं होता, ये प्रोफेज मेटाफेज तो 9th 10th में भी नाम तो आ ही जाते हैं। So karyokinesis is breakdown of nucleus, cytokinesis is breakdown of cytoplasma. Done. खत्म सेल डिवीजन। बस भाई ये इंफॉर्मेशन यहां की थी। अब नहीं, नॉट डन फॉर द डे, आई विल टेक मैक्सिमम 10 मिनट्स मोर। आज तुम्हें थोड़ी जल्दी छोड़ दूंगा, आधा घंटा पहले। लास्ट है एनिमल किंगडम।
एनिमल किंगडम। ठीक है, सो दोज हु आर लेट और दोज हु मिस्ड द इंफॉर्मेशन, टुमारो वी शैल रिज्यूम एज पर द शेड्यूल 6 PM, एज पर द शेड्यूल 6 PM। ठीक है, और टेक इट टिल, नहीं कोई जरूरत नहीं है हमें जेनेटिक्स बायोटेक शुरू करना, कल शुरू करेंगे, इतनी क्या जल्दी है। साइटोकाइनेसिस इज, देखो यार दोबारा सुन लो, कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस का ब्रेकडाउन है, और साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्मा प्लस इसमें जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, वो भी तो टूट के दो हिस्सों में जाएंगे। एक सेल से दो बन रही है तो दोनों को चाहिए ना माइटोकॉन्ड्रिया, तो वो होता है भाई। हाँ, कल का हमारा टॉपिक जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी है, तो कल से क्लास मिस नहीं करनी है भाई। ये तो जनरल बायो थी यार, मेरी मजबूरी थी पढ़ाना, क्वेश्चन तो आते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, एनिमल किंगडम पे आ जाओ। जब हम एनिमल किंगडम की बात करते हैं तो वी हैव द नॉन कॉर्डेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। डरने की जरूरत नहीं है कि सर ये फिर आ गया, पहले से ही हाथ पांव फूल रहे हैं हमारे। दूसरा, कॉर्डेट्स 3 तरीके का होता है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और तीसरा है वर्टिब्रेटा। तो जो हमने कभी पढ़ा होगा कि वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, तो वो ठीक है बात, वो ठीक है बात, ठीक है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। अब ये जो वर्टिब्रेट्स हैं प्राइमरली यही है, ये तो बहुत छोटे से फाइलम्स हैं, यूरोकॉर्डेट सिफेलोकॉर्डेट में कुछ नहीं है। करेक्ट, कुछ याद करने की जरूरत नहीं। किंगडम को याद करने की ट्रिक बता दो सर। किंगडम को क्या याद, ट्रिक क्या है यार, मतलब टर्म्स है याद तो करनी पड़ेगी, ट्रिक कुछ नहीं है यार। एक रात का जागरण करना पड़ेगा, रट्टा मारो, लिखो, या रट्टा मारो, अपने आप हो जाएगा। ठीक है, अब जो ये नॉन, मैं यहाँ पे आपको पढ़ा ही नहीं रहा वो सब पोरीफेरा, वो सब मुझे जरूरत ही नहीं है, मैं बता चुका हूँ बायोडाइवर्सिटी में कोई निमोनिक्स कुछ नहीं होता है। यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट, वर्टिब्रेट्स, और यही वर्टिब्रेट्स हैं जिसकी आपको पता है क्लासेस, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। नहीं भाई, इनवर्टिब्रेट्स के मैं यार बायोडाइवर्सिटी अलग चीज है, यहां मैं थोड़ा सा साइंटिफिक एंगल बता रहा हूं बस। करेक्ट, ये जो नॉन कॉर्डेट्स और इनवर्टिब्रेट्स हैं, पहले इस टर्म का मतलब सबको पता होगा। नॉन कॉर्डेट का मतलब है नो नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, एंड नो नोटोकॉर्ड इसका मतलब है नो वर्टिब्रल कॉलम। नो वर्टिब्रल कॉलम, नो वर्टिब्रल कॉलम इज प्रेजेंट ओवर हियर। तो जब नोटोकॉर्ड ही नहीं है तो वर्टिब्रल कॉलम बनेगा ही नहीं, क्योंकि नोटोकॉर्ड ही वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट होती है, बट यहां तो है ही नहीं हमारे पास। या सीधा मतलब है नो बैकबोन, ये लो भाई। करेक्ट, कोई फाइलम नहीं बता रहा हूं, सिर्फ कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूं जो बड़े सिग्निफिकेंटली याद रखने हैं आपको, आपको पता ही है वैसे तो, इतना कुछ है नहीं मेरे लिए बताना। स्पॉन्जेस, जेलीफिशेस, जेलीफिशेस, ठीक है। अच्छा, टर्म जेलीफिश कॉमनली इस्तेमाल होती है, बट जेलीफिश एक्चुअली किस चीज के लिए टर्म इस्तेमाल होता है, कौन से लिविंग बीइंग का नाम है जेलीफिश? निडेरियन छोड़ दो, अब निडेरिया एनवायरमेंट का था, यहां छोड़ दो निडेरिया को। जेलीफिश एंड निडेरिया है, ठीक बात है, बट यहां जरूरत नहीं है। बेसिकली जेलीफिश जो नाम है वो एक ऑर्गेनिज्म का है जिसका नाम है यूरेलिया। जेलीफिश यूरेलिया को कहते हैं।
जेलीफिश इज यूरेलिया, फिश थोड़ी है। आर वी बैक टू द डिस्कशन? वापस आ गए हम लोग भाई? चलो, अरे 10 सेकंड का तो सब्र किया करो। 10 सेकंड का भी सब्र नहीं कर रहे कि हो सकता है वापस से एक बार रिफ्रेश हो ही जाए। इतने इम्पेशेंट लोग हो यार। 10 सेकंड तो सब्र करो कि यार क्या पता वापस चली जाए। और अब तो ये 2 ही सेकंड में वापस घूम गया। इतना तो वेट किया करो यार। चलो, व्हाट इज यूरेलिया? यूरेलिया इज जेलीफिश, एक इन्वर्टिब्रेट है जिसे आप निडेरिया कैटेगरी में रखते हो। देखो भाई, ये बायोडाइवर्सिटी में मैं एनवायरमेंट में पढ़ाता हूं डिटेल में, यहां का टॉपिक नहीं, यहां तो नाम आएगा सिर्फ, यहां मैं आपको डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा। ठीक है, आप बायोडाइवर्सिटी के नोट्स ले सकते हो अपने दोस्तों से, अगर आप नहीं थे तो। शुभम, वर यू देयर इन एनवायरमेंट क्लासेस ऑल्सो? शुभम विश्वकर्मा थे? फिर तो शर्म कर ले, वहां तो डिटेल में पढ़ाए निडेरिया और ये सब। ठीक है, तो स्पॉन्जेस, जेलीफिशेस, एक टर्म जो आपको पता होनी चाहिए यहां पे वो है कॉम्ब जेलीज। कॉम्ब जेलीज which is also termed as sea walnut. Sea walnut. Sea walnut. करेक्ट। देखो, यूपीएससी क्या करता है आपसे, यूपीएससी आपसे क्वेश्चन बनाता है विच अमंग द फॉलोइंग आर प्रोड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर मतलब जो फोटोसिंथेसिस, अब वो उसमें एक ऑप्शन उठा के डाल दे सी वॉलनट, तो आप कंफ्यूजन में आ सकते हो, वॉलनट प्लांट तो है। तो यही इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं ये एग्जांपल्स बता रहा हूं, अदरवाइज कोई पर्पस नहीं मेरा यहां पढ़ाने का है। करेक्ट। सी वॉलनट्स कॉम्ब जेलीज हैं, मरीन लिविंग बीइंग है। सो स्पॉन्जेस हैं, दे लिव इन सी बेड। मुझे नहीं पता भाई सी बेड में है कहां है, वो तुम देख लेना। तुम्हें लगता है मुझे एक एक स्पीशीज का पता है ये कहां पे रहती है? नहीं यार। जेलीफिशेस, यूरेलिया हो गया, कॉम्ब जेलीज या सी वॉलनट्स हो गए, बेसिकली ये इन्वर्टिब्रेट्स की कैटेगरीज में लाया कर रहे हैं। फ्लैटवर्म्स, राउंडवर्म्स, फ्लैटवर्म्स, राउंडवर्म्स। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 2-3 टेक्निकल टर्म, ये तो जनरल सी टर्म थी यार, फ्लैट वर्म, राउंड वर्म, कॉम जेली, जेलीफिशेस, इसमें तो कुछ था ही नहीं ऐसा। एक टर्म है हेक्सापोडा, सबको पता है आपको, बट ये है कि टर्म नया है आपके लिए। बेसिकली दिस इज अ टर्म वी आर यूजिंग फॉर इंसेक्ट्स, तो अगर ये टर्म मिले तो परेशान नहीं होना है। हेक्सापोडा इज नथिंग बट इंसेक्ट्स। करेक्ट। मैं इन्वर्टिब्रेट्स ही पढ़ा रहा हूं, अभी भी इन्वर्टिब्रेट्स के ही एग्जांपल चल रहे हैं, इनकी डिटेल मत निकालना, बस ये इन्वर्टिब्रेट है ये पता होना चाहिए। आगे बढ़ो। देन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है तो बिल्कुल टेक्निकल, CHELI, CERATA, चेलिसेराटा। टेक्निकल है बहुत, लेकिन तुम्हें पता है हेक्सापोडा एंड आर्थ्रोपोडा आर सेम नहीं। देखो, हेक्सापोडा आर इंसेक्ट्स, और इनका जो फाइलम है इंसेक्ट्स का वो है आर्थ्रोपोडा। मतलब आर्थ्रोपोडा इज अ ब्रॉड टर्म, उसके अंदर एक कैटेगरी है इंसेक्ट्स की। करेक्ट। अब जो ये चेलिसेराटा है आपका, ये नहीं सुना होगा तो क्या हमने एरेक्निड्स सुना है? एरेक्निड ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है चेलिसेराटा से। एरेक्निड सुना है? नहीं सुना तो ये लो एग्जाम्पल, ये लो तुम्हारी मकड़ी, स्पाइडर। बस यहां तक मुझे ले जाना था बस। तो स्पाइडर आ जाए, चाहे एरेक्निड आ जाए, चेलिसेराटा आ जाए। यस। अब हेक्सापोडा इंसेक्ट है, इवन दीज आर
बिलोंगिंग टू आर्थ्रोपोडा ओनली, ये भी आर्थ्रोपोड्स ही तो हैं, दे आर ऑल्सो आर्थ्रोपोड्स। ठीक है भाई। और एक टर्म शायद थोड़ा सा आसान है, क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियंस जिसके अंदर आपके वो सारे आ गए भाई, क्रैब, लॉबस्टर्स, श्रिम्प्स, लिमेंटिस, ये सब आपके क्रस्टेशियंस हैं। अब ये क्रस्टेशियन ये भी आर्थ्रोपोडा ही है, ये भी आर्थ्रोपोड्स हैं। आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है लिविंग बीइंग्स विद जॉइंटेड लेग्स, विद जॉइंटेड लेग्स। सो क्रैब, लॉबस्टर, श्रिम्प, लिमेंटिस, ये सब क्या है, आर्थ्रोपोड, ये क्रस्टेशियंस है। अब क्रस्टेशियन टर्म पे क्वेश्चन आ चुका है। क्रस्टेशियन टर्म की एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखो, मैं कुछ लिख रहा हूं उसको ग्रैस्प करने की कोशिश करना। मोस्टली एक्वेटिक, प्राइमरली मरीन, primarily marine, few fresh water, and very few moist terrestrial conditions। क्या आप कैच कर पाए मैं क्या लिखना चाह रहा था? इसका मतलब है ये पानी में ज्यादा मिलते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये लैंड पे नहीं मिलते हैं। अब पानी में ये मरीन कंडीशंस में ज्यादा मिलते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो फ्रेश वाटर कंडीशंस में नहीं मिलते हैं। यस नो? तो आपको यूपीएससी यही तो तंग करता है, यही तो परेशान करता हो कि सम ऑफ द क्रस्टेशियंस दे लिव ऑन मॉइस्ट टेरेस्ट्रियल कंडीशंस, सम दे आर फ्रेश वाटर कंडीशंस, सम दे आर मरीन। यस, तो गेट रेडी विद दोज। इसलिए स्पेशली क्रस्टेशियन को लेके मैंने लिखा है यहां पे, बाकी किसी का ज्यादा मैंने लिखा ही नहीं, जरूरत ही नहीं है हमें। जहां बन सकता है क्वेश्चन, जहां बन सकता है क्वेश्चन। ठीक है जी। अब दूसरी चीज, यहां जो ये रह गई 5, ये नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, क्योंकि इनके बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड क्वेश्चन तो आते हैं जो हम पढ़ चुके हैं एनवायरमेंट बायोडाइवर्सिटी में। इनके साइंस रिलेटेड क्वेश्चन आज तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया, तो क्यों पढ़े हम, टाइम वेस्ट क्यों करें यार अपना। एक भी क्वेश्चन नहीं आया आज तक साइंटिफिक एलिमेंट, बायोडाइवर्सिटी के एस्पेक्ट से आया है जो हम पढ़ चुके हैं। कि जैसे उन्होंने पूछ लिया कि हेरिंग्स क्या है, हेरिंग्स एक मछली है, वो किस फूड चेन का हिस्सा है, तो वो हम पढ़ चुके हैं। दूसरा लेट्स से उन्होंने पूछ लिया कि भाई इसमें से कौन सा बर्ड नहीं है, तो गोल्डन महाशीर यूज कर लिया, तो वो एस्पेक्ट एनवायरमेंट वाला है, वो हम पढ़ चुके हैं, वहां मैंने पढ़ाया तुम्हें, ये अगर तुम्हें ध्यान हो तो। यस, अब इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेशन, वहां पढ़ चुके। यहां साइंटिफिक एलिमेंट पे क्वेश्चन नहीं आता है, तो इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं। करेक्ट, जहां जरूरत नहीं है वहां कोई कॉम्ब जेली नहीं आएगा, सीधी बात। ये भाई आपको पता होना चाहिए, दिस इज व्हाट यू शुड नो। और ये मेरी तरफ से जनरल बायोलॉजी खत्म है। आई विल नॉट टेक एनी फर्दर डिस्कशन ऑफ जनरल बायोलॉजी। इसके 10 रिवीजन करो कम से कम, तब जाके लगेगा कि हाँ ये मुझे जानते हैं। 3 ही तो क्लास हुई है, 3-4 क्लास तो कर लोगे यार, इतना थोड़ी है। जनरल बायोलॉजी बताना जरूरी था इतना। अब गेम शुरू हो जाएगा कल से। एनवायरमेंट के जब तक करो जब तक तुम्हें लग ना जाएगा मुझे याद है वो, यार ये कोई बात नहीं होगी। 5 रिवीजन तो चाहिए, मतलब प्री में जाओगे तो 5 रिवीजन तो कम से कम करके जाओगे यार। ठीक है, 3 सब्जेक्ट्स के 5 रिवीजन चाहिए अगर तुम्हें प्री क्वालिफाई करना, इनफैक्ट 4 के। पहले नंबर पे एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर। दूसरा इकोनॉमी, तीसरा साइंस टेक, चौथा एनवायरमेंट। इन चारों के कम से कम 5 रिवीजन करके जाओ। बाकी के 3-3 भी कर लोगे तो भी याद रह जाएंगी चीजें, क्योंकि पॉलिटी और उनमें काफी फर्क है।
व्हाट डज 5 रिवीजन मीन? अरे 5 रिवीजन का मतलब है एक बार मोटी मोटी चीजों को याद करने की कोशिश करो, फिर उन्हें रिवाइज करो, रिकॉल तो करना ही पड़ेगा। और रिवीजन का मतलब ये थोड़ी अच्छा हेक्सापोडा इंसेक्ट कल फिर यही याद कर पढ़ लिया, पता तो होना चाहिए। इज इट नेसेसरी टू अचीव ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट? अरे जिसके पास नहीं है वो कहां से करेगा? वो अपियरिंग में दिखाएगा, वो अपियरिंग में दिखाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट बताने वाले थे सर आप, और कितने एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊं? ये एक्स्ट्रा ही है, ये पॉइंट है ही नहीं, ये एक्स्ट्रा ही है भाई। हर्षल, कहां से हो तुम? महाराष्ट्र, ओके, जय महाराष्ट्र। सो कल हमारी क्लास होगी भाई, करेक्ट? हाँ, जो चीज ये जो ऐड करनी है, चलो भाई इसको ना कल ऐड कराऊंगा, क्योंकि बच्चे लॉग आउट कर गए हैं जब ये बात हुई तो वो अब वो दोबारा देखेंगे नहीं, उनका मिस हो जाएगा। मैं इसको कल ऐड करवा दूंगा क्लास से पहले, ठीक है? तो आज वो रिकॉर्डिंग हो सकता है ना देखें, वो एकदम से लॉग आउट कर गए, उन्हें लगा कि सर अब महाराष्ट्र पे आ गए तो सर 2-4 मिनट बात करके चले जाएंगे। ठीक है, तो कल इसको क्लास से पहले ऐड करा दूंगा। तो डॉक्टर श्रद्धा, कल आप मुझे क्लास से पहले एक बार एक रिमाइंड करा दीजिएगा, सो विल ऐड अप दैट। हाँ, चूर चूर नान तुम भी जाओ भाई, तुम्हें किसने मना किया? बढ़िया चूर चूर नान और अफगानी चाप के साथ खाओ, बढ़िया यार, क्या दिक्कत है? PCN 1 में कोई ये जनरल साइंस नहीं होगा। PCN साइंस एंड टेक के शुरू होंगे सीधा जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी से। PCN जेनेटिक्स बायोटेक से शुरू होंगे, ये कोई PCN बन नहीं सकता ना भाई, करेक्ट? हाँ, प्रोविंशियल नहीं, प्रोविजनल, हाँ प्रोविजनल मार्कशीट आप दे सकते हो, प्रोविंशियल तो बंद कर दी हमने। ठीक है, तो प्रोविजनल आप दे सकते हो। देखो यार, जोमेटो में वो बात नहीं आएगी जो वहां पे खड़े होके खाने में मजा आएगा, ऐसे क्या तुम यार, ऐसे बहकाओ मत। जोमेटो में वो बात है ही नहीं, ठंडा हो गया आता है घर तक खाना, मजा नहीं आता है। सिर्फ वो है डोमिनोज वाले हैं जो गरम गरम सर्व कर देते हैं, बस 15-20 मिनट में भेज देते हैं। चलो भाई, सो यू पीपल ऑल्सो एंजॉय, बढ़िया एकदम बढ़िया डिनर करो, फ्राइडे नाइट है, ठीक है? सो कल हम लोग मिलेंगे 6 बजे, ठीक है? दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विल सी यू टुमारो एट 6 PM, थैंक यू।